हेलो नाइन्थ क्लास, क्या हाल चाल। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। और ये चैप्टर आपके बुक का एसएसटी जो है, एसएसटी के लोकतंत्र का है। ये पूरी चैप्टर ना हिंदी में होने वाला है। ये पूरा हिंदी मीडियम में है चैप्टर, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग जो मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका संविधान निर्माण। ये आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। किन किन देशों में हमें पढ़ना है संविधान निर्माण को? सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद हमें इंडिया में भी डिस्कस करना है। भाई इंडिया में तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो इंडिया में ही पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर को। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सबसे पहले तो संविधान होता क्या है। तो देखिए एक्चुअल में ना जो संविधान है ना, संविधान एक लिखित नियमों की किताब है, ठीक है। एक ऐसी बुक है जिसको मैं आप सभी मानते हैं। इसमें लिखा क्या है इस बुक में लिखा गया है नियम, कानून। देखो लिखा भी है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश के रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। ये सर्वोच्च कानून है, मतलब एक ना एक कानून है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो आपका, ये एक बुक है लिखित रूल्स की, एक बुक है जिसको ना हम तुम सब मानते हैं। संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच संबंध तय करता है, मतलब हमारे संबंध को सुधारता है, रिलेशंस को सुधारता है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा संविधान है। अब चलिए थोड़ा सा ना रंग भेद के बारे में जान लेते हैं। देखिए संविधान तो हमने जान लिया संविधान होता क्या है, पर ना देखिए दक्षिण अफ्रीका में एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मतलब वहाँ पे ना गोरे और काले लोग रहा करते थे, ठीक है। शासन गोरे के हाथों में था, तो वहाँ पर ना भेदभाव था इन गोरे और काले लोगों के बीच में, मतलब बहुत बड़ा भेदभाव था। क्या था, अगर मैं देखूं बात करूं, ये एक ना कुप्रथा, कुप्रथा जानते हैं ना, मतलब ऐसी प्रथा जो कि भाई बिल्कुल ही बेकार है। ऐसी एक कुप्रथा है, ठीक है। रंग भेद की नीति अंतर्गत आश्वेतों पर प्रतिबंध। आश्वेत, आश्वेत कौन होता है पहले ये जान लेते हैं। आश्वेत होते हैं काले लोगों को, आश्वेत कहा जाता है। जो काले लोग होते हैं ना उनको आश्वेत कहते हैं। तुम्हें पता है देश है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में किसका शासन? गोरे लोगों का। रहते दोनों है, गोरे काले। और ना वहाँ पे एक दो मतलब दो नहीं रहा करते थे वैसे। वहाँ पे ना अगर मैं बोलूँ तो 3 लोग रहा करते थे। गोरे रहा करते थे, काले रहा करते थे, ठीक है। गोरे रहा करते थे, काले रहा करते थे, ठीक है। यहाँ पे और रहा करते थे यहाँ पे सफेद, ये सब रहा करते थे। आपको पता है यहाँ पे ना ये जो गोरे लोग है ना, दक्षिण अफ्रीका में इनका शासन चलता था, मतलब सब कुछ जो सब मतलब इन्हीं के हाथों में सब कुछ था, शासन प्रणाली सब। यहाँ पे काले लोग और सफेद लोग ये थे अल्पसंख्यक, मतलब माइनॉरिटीज थे, और ये मेजोरिटीज थे, ठीक है। मतलब कि कमजोर वर्ग था ये काले और सफेद। सफेद मैंने यहाँ पे लिख दिया, रंगीन लिखना था मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये गोरे नहीं सफेद ही होगा, ये रंगीन है, ठीक है। अब रंगीन है इन लोगों ने, मतलब जो आपके काले होते थे और ये रंगीन हुआ करते थे, माइनॉरिटीज हुआ करते थे, मतलब बहुत कम संख्या थी इनकी। संख्या तो ठीक ठाक थी, देश के अंदर जितनी होनी चाहिए संख्या उतनी देश के अंदर संख्या थी। पर ना इनको ना दबा के रखा जाता था, कमजोर वर्ग हुआ करते थे उस समय में। इनके साथ ना प्रतिबंध लगाया जाता था, इनके ऊपर अलग अलग तरीके के प्रतिबंध, जैसे कि उनको उधर नहीं जाना, उनको ये नहीं करना, वो ये यहाँ नहीं जा सकते। अच्छा एक कहानी आपने सुनी होगी, कहानी ये थी कि भाई कि गांधी जी जब एक बार ट्रेन से आ रहे थे तो उनको कुछ गोरे लोगों ने ना ट्रेन से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। वो कहानी ऐसा था, वो दक्षिण अफ्रीका की कहानी है। अब देखिए वहां पे ऐसा होता था कि काले और रंगीनों के लिए ट्रेन के अंदर ना अलग कंपार्टमेंट्स बनाए जाते थे। वहां पे काले और गोरे लोग बैठ के जाया करते थे, और गांधी जी अलग गोरे लोगों के डिब्बे में चढ़ गए थे, ठीक है। अब जब गोरे लोगों के वो डिब्बे में चढ़े थे ना, तो वहां के जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया, उनको ना ट्रेन से ना बाहर निकाल दिया कि ना आपको इस जगह पे नहीं बैठना चाहिए था, आप अपने कंपार्टमेंट में जाके बैठो। देखिए गोरों की बस्तियों से बचने के, यहाँ पे गोरों की ना जो बस्तियां हुआ करती थी, गोरों की अलग बस्तियां हुआ करती थी, कालों की अलग हुआ करती थी, काले और रंगीनों की, ठीक है। तो यहाँ पे गोरों की बस्तियों में बसने की इजाजत नहीं थी, परमिट होने पर ही वहां पर काम करने जा सकते थे आप। काले लोग गोरे के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते थे, मतलब जो आरक्षित स्थान हुआ करते थे, जो मतलब ये देखिए मान लीजिए गोरे लोगों की जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे गोरे लोग रहते हैं, अब ये है आपके काले लोगों की जगह। अब पता क्या है, अब काले लोग ना यहाँ पे इनके आरक्षित जगह पर रहने नहीं जा सकते थे विदाउट परमिट। परमिट है आपके पास, काम करने का परमिट है, परमिशन लेटर होता है ना, जैसे भाई हाँ भाई मेरे पास परमिशन है, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए आया, तो काम करने के लिए जा सकते थे, मतलब परमिशन लेटर होने के बाद, ठीक है। काले लोग गोरे के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते थे।
अश्वेतों को संगठन बनाने और इसे भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। हाँ भाई, अथॉरिटी तो मिलेगी ना, अधिकार तो दिया ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ना मतलब कि गोरों के खिलाफ कालों को ना किसी भी प्रकार का विरोध करने का अधिकार नहीं दिया गया था, अथॉरिटी नहीं दी गई थी। मतलब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, संगठन ही नहीं बना सकते, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब है कोई संघ बना लेना, संघ मतलब एक ग्रुप बना लेना जो कि गोरों के खिलाफ क्या करेगा, लड़ेगा, ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। दक्षिण अब आगे एक नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है दक्षिण अफ्रीका का, सॉरी, टॉपिक है आपका दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्र संग्राम। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में कैसे मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। जैसे भारत में भी लड़ी गई थी ना, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी लड़ी गई थी। देखते हैं। अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 में गोरों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और लोकतांत्रिक देश बन गया। देखो कब याद रखना है, 26 अप्रैल 1994 को देश आज़ाद होता है दक्षिण अफ्रीका। 1950 में ना गोरों के विरुद्ध ना आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। काले लोगों ने, जो अफ्रीकन थे वहाँ के, वो काले लोगों ने लड़ाई चालू की और 26 अप्रैल को एक दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बना, ठीक है, का नया झंडा लहराएगा और लोकतांत्रिक देश बन गया। कब? 26 अप्रैल 1994 में, मतलब 1994 में। लड़ाई 1950 से स्टार्ट होती है। सो इतना लंबा साल 1994 में जाके इनको क्या होती है, आज़ादी प्राप्त होती है। ये कितना लंबा समय इन लोगों को लग गया अपने देश को आज़ाद करने में। यूरोप में अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती थी। अल्पसंख्यक, भाई अल्पसंख्यक कौन होता है? जिनकी संख्या बहुत कम होती है। अब देखिए कालों का देश है तो काले ज्यादा होंगे, होंगे कि नहीं? मतलब भाई काले तो भाई वहां पे ज्यादा होंगे ना। ये मैं ब्लैक बना रहा हूँ, ये काले हैं। और देखिए वहां पे जो गोरे हैं ना, वो ये ब्लू से मैं कर रहा हूँ। गोरे क्यों, गोरे वहां पे कम क्यों है? क्योंकि भाई वो यूरोप से आए, ठीक है, तो वो कमी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कालों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए मैं इनको गोरों को अल्पसंख्यक बोल सकता हूँ और कालों को बहुसंख्यक। बहुसंख्यक जिनकी मात्रा ज्यादा हो उस देश के अंदर। काले लोगों की मात्रा ज्यादा थी इसलिए उनको बहुसंख्यक कहा गया, और गोरे लोगों की मात्रा कम थी इसलिए इनको अल्पसंख्यक कहा गया, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में ना एक बहुत ही फेमस नेता उभरे, ठीक है, एक बहुत ही फेमस नेता उभरे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के बिल्कुल विरुद्ध थे, मतलब सॉरी, इनके अगेंस्ट थे, मतलब बिल्कुल इनके अगेंस्ट थे। मतलब ये बोलते थे कि रंग भेद की नीति तो होनी नहीं चाहिए। ये जो चीजें है ना, ये जो कुप्रथा है, ये कुप्रथा बहुत ही गलत है, ये तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे ये देख सकते हैं, ये देखिए गोरे लोग हैं, ये काले लोग हैं, इन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन चलता था। कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, रंग भेद कहाँ होता था? अफ्रीका के अंदर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, ठीक है। आगे आप देखोगे कि देखिए पता क्या होता था, सब पे पाबंदी लगाई जाती थी, गोरे और कालों पे, ठीक है। ये आयरिश, सॉरी, ये आयरिश मत करिएगा। मतलब वहां पे ना ब्लैक और डॉग्स को नो अलाउड करके। अच्छा, आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, इंडिया में भी कुछ इसी प्रकार का होता था जब हम पे ब्रिटेन का राज चलता था। तो इंडिया में क्या हुआ करता था, बोर्ड लगा रहता था बड़े बड़े होटल्स के आगे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है, मतलब कि इन लोगों को अंदर आना मना है। इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भी क्या होता था, ऐसे ही बोर्ड लगे रहते थे जिसमें नो ब्लैक और डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब अंदर आना उन लोगों का भी निषेध है, बिल्कुल निषेध कर दिया करते थे, ठीक है। आगे आप देखोगे तो जो हमारे दक्षिण अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध आवाज उठाई थी। मतलब कि जो नेल्सन मंडेला थे ना, उन्होंने रंग भेद से जो ये जो नीतियां चल रही थी इनके विरुद्ध ना बहुत आवाज उठाई, उनके अगेंस्ट खड़े हो गए कि देखो भाई ऐसा मैं बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरे के विरुद्ध मजदूर संगठन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। और ना नेशनल कांग्रेस, जो अफ्रीका ने नेशनल कांग्रेस झंडे के तले गोरे के विरुद्ध एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, या फिर नेशनल कांग्रेस भी बोल सकते हो। मतलब नेशनल कांग्रेस से हटके था ये, कम्युनिस्ट पार्टी नाम की एक नई संगठन बनाया। 1994 में चुनाव की घोषणा की गई जिसमें लोकप्रिय अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई। उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है, मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सॉरी फर्स्ट प्रेसिडेंट, सॉरी गलती से फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे आपके कौन थे भाई? नेल्सन मंडेला थी, इनकी जीत हुई थी। हाँ, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये नोट डाउन करने वाला है वन वर्ड। जैसा कि आपको पता ही है कि 20 से 22 तक का आपका क्या आ रहा है, वन वर्ड मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू आएगी। तो उसमें ऐसा पूछा जा सकता है पहला चुनाव कब हुआ था? 1994 में। आज़ाद भी हो गए थे
26 अप्रैल 1994 में आज़ाद हो गए थे और पहले राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला पर मुकदमा। अब देखिए अभी तो आज़ादी हो गई, पर आज़ादी से पहले ना नेल्सन मंडेला ने एक बहुत बड़ा फ्रीडम के लिए एक बहुत बड़ा मतलब लड़ाई करी। ठीक है, अब जो लड़ाई की तो इनको जेल में भी डाला गया। ठीक है, तुम्हें पता है ये जो नेता है ना 28 सालों के लिए जेल में रहते, 28 ईयर्स इन्होंने जेल में बिताया अपना पूरा। ठीक है, नेल्सन मंडेला द्वारा देशद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया। नेल्सन मंडेला पर क्या हुआ भाई, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, इनको ऐसा बोला गया कि भाई ये तो भाई देशद्रोह है नेल्सन मंडेला, ऐसा बोला गया इनके बारे में। ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में। ठीक है, ऐसा बोला गया कि भाई ये क्या है, देशद्रोह है, देशद्रोह का इनके ऊपर पूरा मुकदमा चला नेल्सन मंडेला के ऊपर। अगर आगे और मैं बात करूं, ये देखिए आपको सब नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन करेंगे तो ही होगा कुछ। नेल्सन मंडेला 7 अन्य नेता सहित 1964 देश में रंग भेद से चलने वाले शासन व्यवस्था के विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप के जेल में रहे। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, कौन से जेल में, रोबेन जेल में रहते और कितने सालों तक, 28 वर्षों के साथ। अकेले नहीं थे, कुछ और नेताओं के साथ। मतलब इनके सोचिए कि आधा समय तो इन्होंने अपने जेल में ही काट दिया था। ठीक है, जेल में ही इन्होंने आधा समय काट दिया। देखिए नेल्सन मंडेला की अब लिखित आत्मकथा की बात करेंगे कि इनके द्वारा लिखी गई है। देखिए वैसे तो इनकी बुक है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो इनकी किताब का नाम है, वो किताब का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ना इनकी आत्मकथा इनकी जीवनी। जैसे ना कोई व्यक्ति होता है ना अपनी बुक लिख देता है, इसी प्रकार से इन्होंने बुक लिखी है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, अफ्रीका का संविधान कैसा है इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अफ्रीका अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। ठीक है, देखिए देखिए जो संविधान है ना अफ्रीका का, वो इतिहास की और भविष्य दोनों की बात करता है। इस तरफ तो यहाँ एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यहाँ वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेजी क्रूर दमनकारी इतिहास की फिर नहीं दोहराएंगे। अब देखिए पता हुआ 1994 में हमें पता ही है कि देश आज़ाद हो गया दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए जैसे गोरे लोगों ने कालों पे ऐसा शासन किया, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया, ऐसा भेदभाव किया, तो गोरे काले लोगों को भी गोरे लोगों पर करना चाहिए। पर इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने बोला, जो हमारे नेल्सन मंडेला जो पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम तो ना मिलजुल कर रहेंगे, सबके सब, सबका शासन रहेगा, हम सब मिलजुल कर शासन करेंगे। सोचिए कितने लोकप्रिय नेता थे, कितने लोकप्रिय आदमी थे। इनके साथ इतना होने के बाद भी इन्होंने बोला कि भाई हम सब मिलजुल कर रहेंगे। यहाँ अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र श्वेत अश्वेत स्त्री पुरुष यह देश के पूर्ण रूप से हम सभी का है। मतलब उन्होंने बोला कि ये जो कंट्री है ना ये सभी के लिए, वी ऑल आर इक्वल का इन्होंने नारा दिया। ठीक है, 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद 1994 तक जिस देश की दुनिया भर लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में देखा गया। मतलब जैसे जैसे लोग इनकी निंदा क्या करते थे ना कि भाई ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, 1994 में जब इनका लोकतांत्रिक देश बनता है, मतलब एक लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में ये स्थापित होते हैं इनका पूरा का पूरा देश। ठीक। अगला एक क्वेश्चन आता है हम लोग के सामने कि संविधान की आवश्यकता क्यों। ठीक है, क्यों हमें संविधान की आवश्यकता है। अच्छा, आप लोग स्कूल तो जाते होंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि स्कूल के अंदर एक अच्छा खासा डिसिप्लिन होता है, एक अच्छा खासा डिसिप्लिन में पूरा का पूरा स्कूल चलता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे स्कूल में होता है ना, ऐसी ना स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स के हिसाब से आप जाते हो। ठीक है, रूल्स कुछ भी हो कि भाई समय पर आए, ड्रेस में आए, सब कुछ। तो ये सब ना, ये सब रूल्स हो गए उस स्कूल के लिए। ऐसे ना आपको पता है देश के लिए भी ना एक नियम और कानून बहुत आवश्यक है। अगर नियम कानून नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कैसे भी रहेगा, गलतियां जितनी करनी है उतनी करेगा, कोई वो नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो वो ना मतलब कि एक तरीके से ना बेकार होता जाएगा। तो देश को ना, अगर देश में लोकतंत्र रखना है, देश के अंदर चुनाव करवाना है, देश को धर्मनिरपेक्ष रखना है, ठीक है, देश के अंदर शांति कायम करना है, तो हमारे लिए संविधान बहुत आवश्यक है। जैसे हमें पता ही है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है। ठीक है, वो डेफिनेशन तो आपको याद होगी। ठीक है, जो अब्राहम लिंकन ने दिया था, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों से शासन ही आपका क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। इसी प्रकार से संविधान के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण, उसके कार्य तय करने के लिए लोकतंत्र, देखिए लोकतांत्रिक सरकार जो होती है, जो एक गवर्नमेंट होती है, उसके सारे कार्य किसमें लिखे गए, संविधान में लिखे गए।
वो सरकार कैसे बनाएगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, चुनाव कैसे होगा, ये सब का सब हमारे संविधान में लिखा है। इसलिए संविधान हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करता है कि सरकार के वैसे कितने अंग होते हैं आपको पता होने चाहिए। पहला है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ये तीन ना मुख्य अंग होते हैं सरकार के और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, इसी साल आपको पढ़ना है ये चैप्टर, ठीक है। बाकी आप 11th में तो आप अच्छे से पढ़ोगे इस चीज़ को, पर अगर मान लीजिए कोई बच्चा साइंस लेता है, कॉमर्स लेता है, तो उसको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार श्रेय तय करने के लिए होता है। सरकार की अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकता है। भाई मान लो कोई कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई प्रेसिडेंट है, तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संविधान में इसके लिए भी नियम और कानून लिखे गए। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित है। आपको पता है हमारे पास कुछ मूल अधिकार हैं और ये अधिकार हमारे संविधान में लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छे समाज का गठन करता है, एक अच्छा समाज का गठन करता है। हाँ भाई, धर्मनिरपेक्ष किसमें लिखा गया? इसमें कि भाई हम किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करते। संविधान के मुख्य कार्य की बात करें, प्रमुख कार्य के साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच में जरूरी भरोसा सहयोग विकसित करना। मतलब देखिए, मान लीजिए एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक ईसाई है, मतलब अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं। इनके बीच में ना एक एक भरोसा कायम करना, एक बिलीव क्या करना, इनके बीच में ना लाना, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई ये कार्य है, एक प्रमुख कार्य में से गिना जाएगा। स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसी फैसला लेने का अधिकार होगा। कि भाई सरकार का गठन कैसे होगा, एक सरकार कैसे बनेगी। तुम्हें पता है चुनाव द्वारा सरकार बनती है। आप लोग चुनाव द्वारा ना सरकार बनाते नहीं, आप चुनाव द्वारा बस अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। बाद में सरकार, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये सब मिलकर करते हैं। जैसे भी मतलब जिस तरीके से भी ये चुने। अब देखिए हाल ही फिलहाल में चुनाव खत्म हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी जी जो एनडीए था वो गठबंधन के साथ जीत गया है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना शासन जो है ना, मतलब जो सरकार है, आपने जिसे चुना है, चाहे वो एमएलए है, एमपी है, वो सब मिलकर सरकार बनाते हैं। फिर वो आगे चल के किसको चुनते हैं? सीएम को या पीएम को, ठीक है। सरकार के अधिकार की सीमा तय करना, नागरिकों का अधिकार बताना। सरकार के जो अधिकार है उनका सीमा तय करना कि आपके अधिकार कितने हैं, कहाँ तक आपके अधिकार सुरक्षित है। नागरिकों का अधिकार बताना कि हाँ भाई आपके ये अधिकार है। जैसे मूल अधिकार हो गए, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट हो जाता है। 12 से नहीं, एक्चुअली 12 और 13 छोड़े तो 14 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 12 में तो आपकी परिभाषा दी हुई है और 13 में सुरक्षित दिया किया गया है आपके उसको, ठीक है। इसी प्रकार से ना तो 14 से स्टार्ट हो जाता है, 14 टू 35 तक जाता है ये पूरा का पूरा मौलिक अधिकार, ठीक है। आगे आप देखोगे अच्छे समाज के गठन के लिए आकांक्षाओं को व्यक्त करना, ठीक है। मतलब एक समाज को गठन करने का ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत प्रमुख कार्य माना जाता है संविधान का। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण देखते हैं। अब तक दक्षिण अफ्रीका पढ़ लिया, संविधान की आवश्यकता क्यों। यहाँ भारतीय संविधान के बारे में, भारत जैसे विशाल व विविधता भरे देशों में संविधान बनाना आसान नहीं। आपको पता है भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, मतलब अलग अलग सब चीज़ें। 1858 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए कई अधिनियम पारित किए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। देखिए 1858 के बाद ना ब्रिटिश सरकार ने ना इंडियन गवर्नमेंट के लिए ना नए नए एक्ट लेकर आए, अलग अलग एक्ट थे ये, सारे एक्ट पारित किए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर पाए। मतलब भारतीय आकांक्षा मतलब भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे के विभीषक झेला। अब देखिए हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, पर पता है आपको हमारा देश बहुत बड़ा था, पर ना ये देश टूटता है दो हिस्सों में, एक एक आपका बनता है पाकिस्तान और एक बनता है आपका भारत। तो देखिए इसके अंदर ना अब देखिए धर्म को लेकर भी एक बहुत बड़ा भेदभाव उठकर आ गया, क्योंकि पता है आपको पूरे भारत से ना सभी मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गए, ठीक है। जो सभी मोहम्मडन्स होते हैं ना वो सब पाकिस्तान नहीं गए, कुछ लोग हमारे भारत के अंदर ही थे। तो अब ये था कि भाई अब किस तरीके का किसके पक्ष में रहकर संविधान बनाया जाए। क्या हुआ था 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारतीय संविधान लिखा था। मतलब कि मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य लोग थे जिन्होंने मिलकर क्या किया था, भारतीय भारतीय मतलब भारतीय संविधान को लिखा। वैसे तो मैं बताऊं
ये लिखना वाले थे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ये अलग से लिख लीजिएगा, प्रारूप समिति पेपर में आता है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इसके लिखने वाले थे बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिन्होंने ये लिखा था, और इसमें 8 लोग थे, ठीक है। ये 1900 मतलब कि एक ना, अरे 1928 वाला नहीं है, ये 1946 में, जो 1947 में बना था प्रारूप समिति, ठीक है। ये 1928 में ना कांग्रेस ने 8 नेताओं के साथ भारत का संविधान लिखा था। ये 1928 में, आप सोच रहे हो बहुत पुरानी बात है। देखिए ये रूपरेखा तैयार की गई थी देश के आज़ाद होने से पहले, ठीक है। बोला गया था कि हम आज़ाद होते हैं तो हमारा जो संविधान है ना वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा 1928 में। पर 1947 में ना हमारे सामने संविधान सभा आता है, ठीक है। संविधान सभा एक प्रकार की असेंबली होती है, और उसके अंदर एक समिति बनती है, इसका नाम था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, वो अन्य कुछ नेताओं के साथ मिलकर क्या करते हैं, संविधान लिखते हैं। 1931 में कराची में हुए भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव ये भी रखा गया कि भारत का संविधान कैसा होगा। मतलब 1931 में ना कराची में ऐसा भी हुआ कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसमें ये रखा गया कि भारत का संविधान कैसा होगा आज़ाद होने के बाद। 1931 में ध्यान रखिएगा, 1931 का जो अधिवेशन था इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि आज़ादी के बाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्र समानता अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार की बात की गई थी। हाँ भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो एकदम नोट डाउन कर लेना कि देखो, अब मानते भाई हमारा देश है भारत, मैं मानता हूँ मेरा भारत देश है, ठीक है। अब भारत में कराची के अंदर, उस समय कराची भारत में ही आता था। अब देखिए कराची के अंदर अधिवेशन हुआ था, उसमें ना मेन बात थी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों अधिकार। ये बोला गया था ना, ये चीजें तो जरूर रखी जाएंगी, ठीक है। ये सब चीजें ना, मतलब भारत का संविधान जब बनेगा ना तो इनके लिए विशेष अधिकार बनाया जाएगा। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है, ये होता है कि 18 साल के 18 साल के से ऊपर सभी मतलब जो भी वयस्क है 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार होगा। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। स्वतंत्रता तो जानते ही हो, आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा, समानता का अधिकार दिया जाएगा, और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार का प्रबंधन किया जाएगा। इस तरह भारतीय संविधान की नींव रखी गई, ठीक है। और अगर मैं और कुछ बातें बोलूं तो देखिए क्या हुआ था, उस समय ब्रिटिश का शासन था, तो भारत के राजनीतिक विशेषज्ञ हर कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब देखिए उस समय में क्या था, ये थोड़ा सा मुझे ना दिख नहीं रहा है, ब्लर हो रखा है मेरे इस पे। तो ऐसा है ना कि उस समय में ऐसा था कि वहाँ पे जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे उन्होंने बोला कि भाई को ब्रिटिश शासन है, ठीक है। अब हम ब्रिटिश शासन है, देखिए 1928 में 1931 में कराची का अधिवेशन भी हुआ, तो भाई हम लोगों ने संविधान बना तो नहीं दिया ना, बस उसकी रूपरेखा तय की गई थी, ठीक है। बाद में चल के वो संविधान बना था, ठीक है। संविधान सभा, संविधान सभा, देखिए संविधान सभा एक प्रकार का ना ऐसे कमरा टाइप का, जिसमें ना बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है। और सब लोग ना मिलकर सोचेंगे कि भाई संविधान कैसा होना चाहिए, ठीक है। चुने गए जन प्रतिनिधि जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करते थे उसे संविधान सभा कहते थे। देखिए संविधान सभा क्या होता है, एक ऐसा रूम टाइप का होता है, और इसमें ना मेंबर्स को चुना जाता है। चुनाव प्रक्रिया तो आपको पता ही होगी, चुनाव प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, लोगों को यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है, ठीक है। कि भाई कौन बनेगा, मतलब चुनाव में ऐसा था कि चुनाव करके ना इस संविधान सभा में कितने मेंबर्स बैठेंगे इसको तय किया गया, ठीक है। मतलब मेंबर्स कितने हो गए, संविधान सभा भाई असेंबली है, इसमें पूरे देश को तो डाल नहीं सकते हैं, तो भाई कुछ लोगों को चुना जाएगा ना, तो चुनाव करवाया गया। भारतीय संविधान भारतीय संविधान सभा के जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। कब चुनाव हुए थे, याद रखिएगा डेट, जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। और डेट में लिख देता हूँ, देखिए 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी, 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी। तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, पहली बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 वर्ड में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, ठीक है। और
पहली बैठक ना आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है। इसे तत्कालीन बाद दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान बटे, मतलब संविधान सभा बनने के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ठीक है, संविधान सभा को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक भारतीय संविधान सभा बना और एक पाकिस्तान सभा। भारतीय संविधान सभा में लिखने वाली सभा 299 सदस्य थे, जिन्हें 26 नवंबर 1946 को अपना कार्य पूरा कर लिया। वैसे मैं बोलूँ ना, टोटल थे 389। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ ना, तो कुछ लोग ना, मतलब कुछ लोग कहाँ चले गए, भारत के साथ चले गए, और कुछ लोग कहाँ चले गए, पाकिस्तान के साथ चले गए। मतलब एक संविधान सभा पाकिस्तान का बना, एक संविधान सभा भारत का। तो कुछ पाकिस्तान के साथ चले गए और कुछ भारत के साथ आ गए। और ये कब उसने अपना काम पूरा कर लिया? 26 नवंबर 1949। और इसी दिन हम बनाते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डे, या फिर संविधान दिवस बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, संविधान दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को बनाया जाता है। ठीक है, और लागू कब होता है? तो याद रखिएगा, उसके अगले महीने, मतलब संविधान सभा बनता है भाई, जैसे संविधान बन गया, ठीक है, जनवरी में 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 को, मतलब अगले साल ही संविधान को लागू कर दिया जाता है। इसको बनाने वाले कमेटी थी प्रारूप कमेटी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप संविधान बनाया। प्रत्येक धारा पर 2000 से ज्यादा संशोधन पर चर्चा हुए। मतलब ना, हर बार संशोधनों पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, संशोधन होते हैं चेंजेस। कितना चेंजेस होते हैं, मतलब चेंज, क्या क्या चेंजेस होते हैं संविधान में, चेंजेस को ही संशोधन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट मेरे को दिख तो नहीं रहा है, वैसे मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष 3 वर्षों में कुल 114 दिनों गंभीर चर्चा हुई। कितनी बैठकें हुई थी? 114, ध्यान रखनी है। उन चर्चा का रिकॉर्ड भी किया गया और संभाला गया। ठीक है, मतलब पहले रिकॉर्ड करके उनको संभाला गया। आगे ध्यान देते हैं। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट के नाम से मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया, मतलब कि प्रकाशित भी किया गया, जैसे बड़े बड़े मैगजीन्स आते हैं ना, उनके अंदर। इन्हें बहसों से हर प्रावधान के पीछे सोच और तर्क को समझा जा सकता है। भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। ये सब अगर नहीं आप करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या थी? संघीय सरकार, मतलब कैसी गवर्नमेंट थी? संघीय गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट थी। जैसे स्टेट में गवर्नमेंट होना, सेंट्रल में गवर्नमेंट होना, और नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझाना नहीं है, छोटा मोटा बस पॉइंट है। आपको बस इतना बात का ध्यान रखना है कि यूनियन गवर्नमेंट था यहाँ पे।